को समझनी है कि भाई किसी न किसी डायनेस्टी के संबंध में, क्योंकि यहाँ 8वीं से 12वीं सदी तक राजपूत काल रहा है। तो ये चीज़ आप सोचेंगे, ये चीज़ आप समझेंगे कि हर किसी डायनेस्टी के संबंध में उसके मूल को लेकर, उसकी उत्पत्ति से संबंधित लेकर हमेशा विवाद रहा है। ठीक है ना? क्योंकि जब भी कोई वंश राजवंश बनता है तो बेशक वो राजपूत बन गया, ठीक है ना, और फिर अपनी प्राचीनता को सिद्ध करने और अपनी कुलीय श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना, अपना किसी न किसी उच्च कुल से संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? और दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है, यह भी समझने वाली बात है। इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है, ठीक है ना, सबसे पहले अगर भारतीय इतिहास लिखा है तो वो अंग्रेजा ने लिखा। अब अंग्रेज जो इतिहास लिखेंगे उनका औपनिवेशिक दृष्टिकोण होगा, औपनिवेशिक दृष्टिकोण होगा। कारण यह है क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखेंगे जो भारत के स्वाभिमान को जगाए। वो तो ऐसी चीज़ लिखेंगे जिससे भारत डिमोरलाइज होता रहे। ठीक है ना? तो विदेशियों की संतान बताना इन अंग्रेज़ों की एक फितरत रही थी। इन्होंने एक्चुअली में आप राजपूतों की नहीं, आप तो ये देख लीजिएगा कि उन्होंने सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया की उपनिवेश का, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो मेसोपोटामिया द्वारा विकसित की गई थी, आर्य विदेशी थे। समझ में आ रही नहीं आ रही? आर्य विदेशी थे। और फिर भारत में मौर्य उत्तर काल में जिस प्रकार यमुना का आक्रमण हुआ, विदेशी जातियों का आक्रमण हुआ, उनको बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया। फिर राजपूत विदेशी थे, ठीक है ना, और फिर तुर्क विदेशी थे, मुगल विदेशी थे, अब अंग्रेज खुद विदेशी हैं। तो वो ये साबित करना चाहते हैं कि भारत में कभी भारतीयों का शासन रहा ही नहीं, तो इसलिए भारतीयों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी भारतीय अपना प्रशासन संभालने में खुद सक्षम नहीं है, वो ये बताना चाहते थे। और वो अपनी भारत में उपस्थिति को जायज़ साबित करना चाहते थे कि हम जायज़ हैं, हम नहीं होंगे तो कोई और आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये औपनिवेशिक मत है। तो अगर विदेशी लेखक है तो वो राजपूतों को हमेशा विदेशी जातियों की संतान ही समझेगा। ठीक है ना? तो राजपूत उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल भी जाएगा। वैसे चौहाना की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड का एक बहुत बड़ा मैटर है। ठीक है ना? अग्निकुंड का, ठीक है ना, अग्निकुल, जिसमें सबसे पहले अग्निकुंड का वर्णन किया है पृथ्वीराज रासो ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो रचना की थी और उसने बताया था कि चौहाना की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू पर यज्ञ किया था। हालांकि इसकी पुष्टि नैन्सी, नैन्सी का नाम जानते होंगे, ठीक है ना, नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण को भी आप जानते होंगे, वंश भास्कर, ठीक है ना, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है ना, वंश भास्कर। हालांकि सूर्यमल मिश्रण भी हड़ावा का इतिहास लिखते हैं, तो हड़ा भी चौहान है, ठीक है ना, हड़ा भी चौहान है। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं
एक वो राजपूता के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने का बहुत बड़ा महत्व है। यानी कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी होने का सीधा सा मतलब होता है यानी कि राजा रामचंद्र से अपना संबंध स्थापित करना। ठीक है ना, राजा रामचंद्र से अपना संबंध स्थापित करना, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ठीक है ना। तो ये प्रत्येक राजपूत वंश के बारे में मिल जाएगा, ये सूर्यवंशी है और ये चंद्रवंशी, ये सूर्यवंशी है और ये चंद्रवंशी है। ठीक है ना। तो सूर्यवंशी मानने वाले कौन हैं? हालांकि सूर्य को आप फिजिकली सूर्य नहीं समझें, यानी कि राजा रामचंद्र से, चंद्रवंश का भी राजा रामचंद्र से। पृथ्वीराज विजय जानते हो, जयनक का, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख, ठीक है ना, और हीरा शंकर गौरीचंद ओझा। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बेदला शिलालेख, बेदला शिलालेख। चलिए, ब्राह्मण वंशी बिजोलिया शिलालेख, ये थोड़ा ध्यान रखना कि किस शिलालेख में चौहाना को ब्राह्मण वंशी माना है, तो बिजोलिया शिलालेख। ठीक है ना। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं, गोपीनाथ शर्मा हैं, ये भी इस चीज़ का पक्षधर करते हैं। ठीक है ना। और विदेशी मत के बारे में बात आती है तो वही बात विलियम जेम्स टॉड, जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा, V.A. स्मिथ, जिसने इंडियन हिस्ट्री लिखी, भारतीय इतिहास लिखा। ठीक है ना। और विलियम क्रूक, ये नाम आप याद रखेंगे। ये चौहाना कोई नहीं, पूरे राजपूतों को विदेशी मानते हैं। कर्नल टॉड, V.A. स्मिथ और विलियम क्रूक। V.A. स्मिथ भारतीय इतिहास लिखने वाला पहला व्यक्ति था और कर्नल टॉड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। मैंने बताया, मैंने शुरू में कह दिया था कि भारत में इतिहास लेखन औपनिवेशिक शासन से जुड़ा हुआ है। चलिए, अब वास्तव में क्या था? वास्तव में मैंने एक बहुत बार बता चुका हूं कि किसी भी कुल में रहे हो, पर जब राज्य स्थापित कर लेते हैं तो वो राजपूत हो ही जाते हैं। किसी भी कुल में रहे हो, यूं ऐसा क्यों? राजपूतों के बारे में क्यों? मौर्य के बारे में देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किसी उच्च कुल से संबंध नहीं रखता था। ठीक है ना। उसकी दशा बड़ी निम्न थी। ठीक है ना। जब शासक बनता है तो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक है ना। और आज भी यही है, वर्तमान में भी यही है। चलिए, चौहान यानी इनको चहमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चहमान। अपन बात करते हैं जयानक। जयानक ने क्या लिखा? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, ये संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है, ध्यान रखना। इसने चहमान का अर्थ निकाला है, जैसे च से चाप, ह से हरि, म से मान, न से नय। ठीक है ना। तो इसका मतलब चाप, हरि, मान, नय, यानी कि इनकी प्रारंभिक प्रतिभा का द्योतक बताता है कि प्रारंभ से भी ये बहुत व्यवस्थित विकसित थे। दूसरा, चहमान नाम का इस वंश का कोई आदि पुरुष रहा है जिसने अपने भुजबल से एक नवीन राज्य की स्थापना की है।
तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, चहमान का प्रत्येक अक्षर का अलग अलग अर्थ किसने बताया? जयानक ने। ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। जयानक ने चहमान में च क्या है, ह क्या है, माँ क्या है, न क्या है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए डॉक्टर एक और ध्यान रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा की किताब है, डॉक्टर दशरथ शर्मा की किताब है अर्ली चौहान डायनेस्टी, अर्ली चौहान डायनेस्टी, प्रारंभिक चौहान वंश। अगर हिंदी अर्थ करें तो क्या करेंगे? प्रारंभिक चौहान वंश। ठीक है ना? चलिए अब बातें सुनिए कुछ। पृथ्वीराज विजय शब्द कल्प द्रुम कोश और लाडनु लेख आदि में चहमाना के निवास स्थान के संबंध में जांगल देश, सपाल दक्ष, अई छतरपुर आदि स्थानों का विशेष वर्णन मिलता है। जांगल देश यानी, ठीक है ना, सपाल दक्ष यानी अई छतरपुर यानी नागौर वाला एरिया, ठीक है ना। ये इनके कुछ मिलते हैं। और चौहाना की बहुत सारी शाखाएं हैं जिसमें हम कुछ करते हैं। शाकंभरी और अजमेर के चौहाना से शुरुआत करते हैं। शाकंभरी या अजमेर के चौहान। बिजोलिया शिलालेख, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, अर्ली चौहान डायनेस्टी आदि साक्ष्यों के अनुसार सपाल दक्ष के चौहाना का आदि पुरुष वासुदेव चहमान था। तो सपाल दक्ष शाकंभरी यानी वासुदेव से डायनेस्टी शुरू होती है, वासुदेव चौहान। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे चौहाना का आदि पुरुष कौन था? वासुदेव चौहान। इसने 551 ईस्वी में, कब? ईस्वी के लगभग सपाल दक्ष में चहमान राज्य की स्थापना की तथा अही छतरपुर को राजधानी बनाया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। उसने सांबर झील का निर्माण करवाया। हालांकि सांबर झील प्राकृतिक है। इसी प्रकार वासुदेव चौहान चौहाना का आदि पुरुष था। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारा के सामंत थे, ठीक है ना। गुवक प्रथम ने एक स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुर्जरों की अधीनता अस्वीकार की। तो दो चीजें ध्यान रखनी है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारा के सामंत थे। किसके? गुर्जर प्रतिहारा के सामंत थे। फिर चौहाना में एक वीर पुरुष आता है गुवक प्रथम, जिसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी आप यूं कह दीजिए कि गुर्जरों की अधीनता मानने से अस्वीकार कर लिया। गुवक ने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया जो चौहाना का इष्ट देव है। गुवक प्रताप ने हर्षनाथ का मंदिर, कहाँ है ये? सीकर, हर्षनाथ का मंदिर, ठीक है ना, जो चौहाना का इष्ट देव है। चलिए अब ऐसे करके एक चौहान डायनेस्टी की स्थापना होती है, ठीक है ना। प्रारंभिक चौहान शासक में सबसे प्रतापी शासक
सिंहराज का पुत्र विग्रहराज द्वितीय था। कौन था? प्रारंभिक चौहाना की बात करें, विग्रहराज द्वितीय, जो 965 ईस्वी के आसपास सपालदक्ष का राजा बनता है। 965 ईस्वी के आसपास इसने अनिल पाटन यानी गुजरात के प्रसिद्ध चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित कर देने को बाध्य किया और भड़ौच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो विग्रहराज सेकेंड की दो बातें, एक तो अनिलवाड़ा के मूलराज प्रथम चालुक्य है, ये प्रथम को हराया। दूसरा भड़ौच में आशापुरा का मंदिर बनवाया। आशापुरा चौहाना की कुलदेवी है, ध्यान रखना। 973 ईस्वी में हर्षनाथ अभिलेख से विग्रहराज के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो हर्षनाथ का अभिलेख किसका है? विग्रहराज द्वितीय का। हर्षनाथ का अभिलेख, ठीक है ना। विग्रहराज के पश्चात दुर्लभराज, गोविंदराज तृतीय और वाकपति द्वितीय गद्दी पर बैठे। वाकपति द्वितीय ने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को युद्ध में मार डाला। इसके पश्चात वीर्यराम चामुंडराज दुर्लभराज तृतीय शासक बने। दुर्लभराज तृतीय ने गुजरात के राजा कर्ण से युद्ध किया और गजनी के इब्राहिम या प्रत्यारा से युद्ध करता हुआ मारा गया। दुर्लभराज तृतीय के पश्चात वीर सिंह फिर विग्रहराज तृतीय शासक बने, ठीक है ना। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो यह है कि चौहान चालुक्य संघर्ष की शुरुआत कब होती है? जो बाद में लगातार चलती है। चलिए, फिर उसके बाद पृथ्वीराज, बहुत सारे शासकों की कड़ी आती है जो अपना अपना कार्यभार संभालते हैं, पर तो सबसे महत्वपूर्ण है वो देखिए। पृथ्वीराज के पुत्र अजय राज के काल को गोपीनाथ शर्मा चामाना के साम्राज्य निर्माण का काल कहते हैं। अजय राज का काल क्या कहलाता है? चहमाना के, याद रखना, चहमाना के साम्राज्य का निर्माण का। ठीक है ना। अजय राज ने मालवा के परमार शासक नरवन को परास्त कर उसके सेनापति सुल्लन को बंदी बना लिया। अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 में अजय मेरू को बसाकर राजधानी बनाया। 1113 में अजय मेरू की स्थापना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसने अजय मेरू में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे गढ़ बीठड़ी कहते हैं और वर्तमान में तारागढ़, ठीक है ना। गढ़ बीठड़ी जो प्रेजेंट टाइम में तारागढ़ कहलाता है। उसने श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए और कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलेखा का भी नाम अंकित है, ये ध्यान रखना। सोमलेखा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, किस चौहान शासक की पत्नी के नाम से सिक्के चलते थे? सोमलेखा अजय राज की पत्नी थी, ठीक है ना। और खुद का सिक्का पर क्या नाम था? श्री अजय देव। श्री अजय देव,
ये भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने गजनी के मुसलमानों को परास्त कर साम्राज्य की रक्षा की, यानी कि गजनी के मुसलमानों को परास्त किया। ठीक है ना। चलिए, अपने पुत्र अर्णोराज को राज्य सौंपकर वो पुष्कराद्य चला गया, यानी कि अपने पुत्र अर्णोराज को शासन सौंप दिया और खुद यूं समझ लो कि तपस्या करने चला गया। अब अजयराज के बाद 1133 में अर्णोराज ने शासन संभाला। इसने महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारा की उपाधि धारण की। ये जो बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, एक पहली चीज जो आपको समझनी है, बड़ी बड़ी उपाधियां अधीनस्थ सामंता की द्योतक है। भाई, जिस राजा के अधीन 10 सामंत हैं जो अपने आप को राजा कहते हैं, तो जो मेन राजा अपने आप को महाराजा धीराज कहेगा तो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो बड़ी बड़ी उपाधियां हमेशा ये ध्यान रखनी कि उसके अधीन सामंतीय शासन व्यवस्था है। ठीक है ना। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा और मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट युद्ध में इसे हराया और इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चितामणि और प्रबंध कोश में मिलता है। अर्णोराज और चालुक्य जयसिंह सिद्धराज के मध्य वैमनस्य था। जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से करके संबंध मधुर बनाए है। तो अर्णोराज, चालुक्य चौहान संघर्ष तो चल ही रहा था, चालुक्य चौहान संघर्ष चल ही रहा था, ठीक है ना। और ये अंतिम समय तक चलेगा चालुक्य चौहान संघर्ष, क्योंकि एक्चुअली में आप खुद मान के चलिए कि नागौर, शिरोई, पाली वाला एरिया गुजरात के चालुक्य चाहते थे हमारे पास हो, ठीक है ना, और अजय मेरू की चौहान चाहते थे कि हमारे पास हो। तो जाहिर सी बात है कि जब दो साम्राज्यवादी ताकतें किसी एक क्षेत्र के लिए चाहत रखती है तो संघर्ष होगा। खैर कोई बात नहीं। तो जयसिंह की पुत्री थी कांचन देवी। कांचन देवी, कंचन तो आज है, कांचन, हाँ, कांचन देवी का विवाह हुआ था अर्णोराज जी से, करवा दिया, ताकि अगर मतलब के दुश्मन गनाइत बन जाए तो फिर टंटो रहना बहुत कम चांस रहे। उसने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, पुष्कर के वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने, ठीक है ना। अर्णोराज ने अजमेर में खतरगच्छ अन्वय के लिए भूमि दान दिया। खतरगच्छ जैन धर्म से संबंधित है, खतरगच्छ, ठीक है ना। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे जिनको उससे सम्मानित किया गया। उसके पुत्र जगदेव ने उसकी हत्या कर दी थी। तो अगर अर्णोराज के समय दो विद्वाना के नाम अगर आपसे पूछे तो नाम याद रखना, देवबोध और धर्मघोष, ठीक है ना। और अर्णोराज जी की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने कर दी थी, जगदेव ने हत्या कर दी थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब है विशलदेव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ। भाई, जगदेव के अल्पकालीन शासन के पश्चात विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम विशलदेव भी बोलते हैं, ठीक है ना, 1158 के ईस्वी के आसपास वो राजा बना था, विग्रहराज चतुर्थ।
जिसे हम क्या बोलते हैं, विशल देव, जो 1158 ईस्वी में के लगभग अजमेर का शासक बना। शिवालिक अभिलेख के अनुसार इसने अपने राज्य की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार किया। उसने गजनी के शासक अमीर खुसरो और दिल्ली के तोमर शासक तंवर को परास्त किया। उसने भाई साहब गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह और दिल्ली के तोमर वंश शासक तंवर को भी परास्त किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गजनी के साथ चालुक्य शासक कुमारपाल से पाली, नागौर, जालोर छीन लिए और भंडारनाका को भी परास्त किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने चौहाना ने चालुक्यों को हराया, तंवरा को हराया, गजनी के शासकों को हराया। और वो साहित्य प्रेमी, साहित्य का आश्रयदाता भी था। उसके दरबार में सोमदेव, जो विशलदेव का राजकवि था, जिसने ललित विग्रह राज की रचना की थी, सोमदेव, जिसकी रचना का क्या नाम है, ललित विग्रह राज। ठीक है ना, ललित विग्रह राज एक नाटक है। यह भी पूछा जा सकता है ललित विग्रह राज क्या है। एक नाटक है। इसमें ध्यान रखना, इसमें इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और विशल देव का प्रेम प्रसंग मिलता है। तो ललित विग्रह राज में एक तो देसल देवी और विग्रह राज, ठीक है ना, देसल देवी और विग्रह राज के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। जिस प्रकार आपको पता है पृथ्वीराज रासों में संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम प्रसंग मिलता है, उसी प्रकार इसमें भी मिलता है, ये ध्यान रखना। स्वयं विग्रह राज ने हरिकेली नाटक की रचना की। ठीक है ना, हरिकेली नाटक, विग्रह राज ने हरिकेली नाटक की रचना की। और तो और जयानक भट्ट ने विग्रह राज को कवि बांधव की उपाधि धारण की। ये भी ध्यान रखना कि कौन चौहान शासक कवि बांधव था। ये जयानक भट्ट ने कहा था। इसके अतिरिक्त उसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जो कालांतर में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है ना, 2.5 दिन के झोपड़े की सीढ़ियाँ में मिले 2 पाषाण अभिलेखों के अनुसार, ठीक है ना, सीढ़ियाँ में पाषाण अभिलेख मिले हैं, उसके अनुसार उससे यह साबित होता है कि ये पहले संस्कृत पाठशाला थी, विशलदेव ने इसका निर्माण करवाया। चलिए, वर्तमान टोंक जिले में आप जानते हैं बिशलपुर कस्बा एवं विशल सागर बांध का भी निर्माण विशलदेव ने करवाया था। बिशलपुर बांध और कस्बा दोनों का निर्माण किसका? बिशलपुर। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मल्लेच्छों को बार बार पराजित किया और आर्यावर्त देश को सचमुच आर्यों के निवास के लिए उपयुक्त बना दिया। शिवालिक अभिलेख जो है, जो दिल्ली से मिला है, दिल्ली में है, उसके अनुसार उसने मल्लेच्छों को बार बार पराजित किया। उसने अपने वंशज से भी इसी प्रकार की विजयों को करने की आकांक्षा थी। शिवालिक अभिलेख को पढ़ते ही स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने उसके एक एक वाक्य को हृदयगम किया। यानी कि उसमें स्पष्ट दे रखा है कि भाई कि मैं तो एडो काम करियो हूँ और थे लारे आउनाला भी एडो काम कर जो।
और पृथ्वीराज चौहान भी अभिलेख ने पढ़ लियो जो यूं यूं ज करियो। चलिए, इस काल को चौहाना का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चौहाना का स्वर्ण युग। इस स्वर्ण युग भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपर गंगेई और उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय गद्दी पर बैठा। ठीक है ना। जो पृथ्वीराज द्वितीय 1169 तक, पृथ्वीराज द्वितीय 1169 तक शासन किया। उसने मुसलमानों को पूरी तरह दबाया। हालांकि ये मैं गलत शब्द यूज कर रहा हूँ। पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु होने पर उसके चाचा यानी कि अर्णोराज का सबसे छोटा पुत्र, जो गुजरात की राजकुमारी कांचन देवी से उत्पन्न हुआ था, ये तो आपको पता है ना। कांचन देवी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कांचन देवी का पुत्र सोमेश्वर गद्दी पर बैठा। क्यों? कि पृथ्वीराज द्वितीय के कोई संतान नहीं थी। चलिए, सोमेश्वर का लालन पालन उसके ननिहाल गुजरात में हुआ था। और हिंदू धर्म में ये व्यवस्था है कि उसका संतान उत्पत्ति ननिहाल में होती है। कुमारपाल ने सोमेश्वर की पर्याप्त देखभाल की। कुमारपाल ने सोमेश्वर का विवाह कलचूरी नरेश यानी त्रिपुरी कलचूरी, कुमारपाल का दोहिता था, भांजा था सोमेश्वर, ठीक है ना। इसका विवाह कलचूरी नरेश की पुत्री थी कपूर देवी। कपूर देवी से उसने पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसके 2 पुत्र हुए थे, एक तो पृथ्वीराज तृतीय, दूसरा हरिराज। समझ में आई? यानी कि पृथ्वीराज तृतीय, जिसे आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, जिस पृथ्वीराज चौहान को आप जानते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय है। उसका भी एक भाई था जिसका नाम हरिराज था। यह अंतिम प्रतापी शासक था जिसका जन्म 1167 ईस्वी में हुआ था। कब? 1167 ईस्वी में हुआ था इसका जन्म, और गुजरात की तत्कालीन राजधानी अनिल पाटन में, यानी कि अनिल पाटन में इसका जन्म हुआ था। ये भी गुजरात में जन्मा था। इसने 1177 ईस्वी के लगभग अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में ठीक है ना, अजमेर का सिंहासन प्राप्त किया। उसकी मां कपूरी देवी ने बड़ी कुशलता से प्रारंभ में इसके राज्य को संभाला। मुख्यमंत्री था कदमदास, ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री कदमदास। वो वीर भी था, विद्वान स्वामी भक्ति भी था। सेनापति था भुवनेकमल, पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक वर्षा में अपने विरोधी और अपने चचेरा भाई नागार्जुन और बंडानका को समाप्त किया। उसने अपना राज्य दिल्ली से अजमेर तक एक हो गया। 1182 के आसपास पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेला यानी कि परमार्दी देव को हराया था। चंदेल यानी परमार्दी देव को हराया। ठीक है ना। आला उद्दल
ये बहुत बड़े वीर हुए थे। वीरा की कड़िया में जैसे कि हम नाम सुनते हैं आला उद्दल, गोरा बादल, जेता कुंपा, जयमल फता, उनमें आला उद्दल भी एक वीरा की जोड़ी थी। आला उद्दल ये परमार्दी देव चंदेला के समय था। हालांकि परमार्दी देव से रूट कर चले गए थे, परंतु जब 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया था, तब परमार्दी देव ने अपने दोनों सेना नायकों के पास संदेश भिजवाया कि तुम्हारी मातृभूमि पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के कारण भयाक्रांत है। दोनों परमवीर सेना नायक पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वो अपनी वीरता, शौर्यता और बलिदान के कारण इतिहास में अमर हो गए। उनके शौर्य गीत गाए जाते हैं। जब तक आला उद्दल है तुम्हें कौन पड़ी परवाह, थने परवाह तो किनी चीज रही है, कोई आला उद्दल है जित थने की ठार नहीं पड़े। आज भी जनमानस को उद्दलित करते हैं। और मैंने बताया था गुजरात के चालुक्य और चौहाना के बीच संघर्ष निरंतर स्थिति बनी रहती थी। ठीक है, बीच में कोई वैवाहिक संबंध हो जाता था, संघर्ष विराम हो जाता था 10 वर्ष 20 वर्ष के लिए, पर संघर्ष की आग सुलगती रहती थी। सोमेश्वर के समय तक तो कोई समस्या ही नहीं थी। सोमेश्वर तो वहां का भांजा था। पृथ्वीराज तृतीय के समय यह संघर्ष पुनः चालू हो जाता है। पृथ्वीराज रासो कारण बताता है कि पृथ्वीराज तृतीय तथा चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय दोनों आबू के शासक सलग की पुत्री इच्छनी देवी से विवाह करना चाहते थे। पृथ्वीराज रासो क्या बात बताता है? संघर्ष वापस शुरू होता है तो पृथ्वीराज रासो क्या बात बताता है? पृथ्वीराज रासो कहता है कि इच्छनी देवी जो आबू के शासक सलग की पुत्री थी, उसको पृथ्वीराज तृतीय और चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय यानी भीम और पृथ्वी दोनों ही उसे प्यार करते थे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार संघर्ष का दूसरा कारण था कि पृथ्वीराज के चाचा कान्हा ने भीमदेव द्वितीय के 7 चचेरे भाइयों को मार दिया। पृथ्वीराज तृतीय का जो चाचा कान्हा था वो भीमदेव द्वितीय यानी चालुक्य नरेश, उसके 7 चचेरे भाइयों को मार दिया। इसलिए भीमदेव अजमेर पर आक्रमण कर नागौर पर अधिकार कर लिया और सोमेश्वर को मार डाला। युद्ध का वास्तविक कारण ये था कि चालुक्य का राज्य नाडोल और आबू तक फैला हुआ था और पृथ्वीराज की राज्य की सीमाएं नाडोल और आबू को स्पर्श कर रही थी, अतः दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। बाकी इच्छिनी देवी तो एक निमित्त थी। 1184 में दोनों पक्षों के बीच घमासान किंतु अनिर्णायक युद्ध हुआ। 1187 में चालुक्यों के महामंत्री जगदेव प्रतिहार के प्रयासों से दोनों में एक अस्थायी संधि हो गई। तो कुल मिला के चालुक्यों और चौहाना के मध्य वो संघर्ष चल रहा है और पृथ्वीराज के समय जगदेव प्रतिहार ने संधि करवा दी। जगदेव प्रतिहार ने संधि करवा दी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब चौहान गेहड़वाल। अब वास्तविकता तो ये थी कि गेहड़वाल भी जो थे वो दिल्ली को चाहते थे और चौहान भी दिल्ली को चाहते थे, यानी कि दिल्ली को लेकर दोनों के मध्य टकराव था। ठीक है ना, दिल्ली के पर्सन को लेकर चौहाना और गेहड़वाला में स्वाभाविक टकराव था। विग्रहराज चतुर्थ और विजयचंद्र गेहड़वाल में भी युद्ध हुआ। ठीक है ना। अब पृथ्वीराज की दिग्विजय की नीति और दिल्ली मुद्दे ने पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गेहड़वाल के मध्य वैमनस्य को और बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। इस द्वेषता में पृथ्वीराज चौहान द्वारा जयचंद गेहड़वाल की पुत्री संयोगिता के हरण में और वृद्धि कर दी। इस
वैमनस्यता में। अब संयोगिता जयचंद गेड़वाल की पुत्री थी, ठीक है ना। और जयचंद ने राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया, साथ साथ इस यज्ञ के साथ साथ संयोगिता का स्वयंवर भी रखा, जिसमें सभी राजाओं को बुलाया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उसने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनाकर द्वारपाल की जगह लगा दी। संयोगिता सच्ची आशिका थी, कुपुत्री थी। सच्ची आशिका थी पर कुपुत्री थी। उसने सभी राजाओं को छोड़कर उस मूर्ति की गले में वरमाला डाल दी जो पृथ्वीराज चौहान की थी। पृथ्वीराज चौहान पत्नी ताको जराक तो जीव माला डाली के हेड संयुक्ता ने लेन नाई को छोड़। खैर उससे क्या हुआ कि उसकी एनर्जी नष्ट हुई, और ये शायद ये घटना घटित हुई है 1191 और 92 के बीच में। ये घटना 1191 और 1192 के बीच ये घटना घटित हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि वो काल कितना अनिश्चितता का काल था, और पृथ्वीराज चौहान को अपनी तैयारी करने का काल था। उस समय संयोगिता के साथ संयोग कर रहा था, ठीक है न, जबकि पृथ्वी से वियोग का समय उसका नजदीक था, जबकि तकदीर ने तो उसका वियोग लिखा था सृष्टि से, और वो संयोग कर रहा था संयोगिता से। हैं? खैर कोई बात नहीं। डॉक्टर त्रिपाठी है, ओझा है, ये इस कथा को भी काल्पनिक मानते हैं, ठीक है ना। दूसरा डॉक्टर दशरथ शर्मा, सीवी वैद्य ने संयोगिता के अपहरण की घटना को सच माना है, दशरथ शर्मा। इसी प्रकार राष्ट्रकूट शासक इंद्र जो चालुक्यों का सामंत था, मंडप से चालुक्य राजकुमारी भगवान को बुला ले गया था। मतलब ऐसा होता था। कुल मिला के बात ये है, चंद्रशेखर और अबुल फजल ने संयोगिता की कथा को मान्यता दी है। अबुल फजल जानते हो ना, अकबर का दरबारी कवि। पृथ्वीराज विजय ने भी पृथ्वीराज को तिलोचना नामक अप्सरा के जो राजकुमारी के रूप में अवतरित हुई प्राप्त होने का संकेत है। तो कौन सी अप्सरा? तिलोचना नामक अप्सरा जो राजकुमारी के रूप में पैदा हुई थी। अब शायद वो राजकुमारी संयोगिता हो। तो पृथ्वीराज विजय क्या बोलता है? हाँ, पृथ्वीराज विजय बोलता है कि भाई तिलोचना नामक राजकुमारी थी, तिलोचना नामक राजकुमारी नहीं, अप्सरा, ओए होए होए, जो राजकुमारी के रूप में पैदा हुई थी। और मेरा ये मानना है कि वो तिलोचना राजकुमारी संयोगिता ही थी। हाँ, इतिहासकार भागचंद जी का ऐसा कहना है। चलिए अब तराइन के युद्ध के बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि जब संयोगिता के साथ संयोग चल रहा था तो तकदीर षष्ठी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के वियोग के बारे में लिख रही थी। तराइन का युद्ध। तराइन पृथ्वीराज के समय उत्तरी पश्चिम भाग में गौर वंश का शासन था। मोहम्मद गौरी जिसने गजनी को जीत लिया था, ठीक है ना, मोहम्मद गौरी जिसने गजनी को जीत लिया था, मोहम्मद गजनी का एरिया, चूंकि गजनी वंश का पंजाब तक विस्तृत था, गजनी वंश का साम्राज्य पंजाब तक विस्तृत था, और मोहम्मद गौरी ने गजनी को जीत लिया, तो स्वाभाविक रूप से पंजाब तक भी अपना साम्राज्य को वो मानने लगा। तो जाहिर सी बात है कि भारत पर अब उसके आक्रमण होंगे, तर्का में नहीं था। चलिए अब इस गौर वंश का जो शासक था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है ना, तो इन दोनों के मध्य, चौहाना और गौरी के मध्य छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी सीमा पर, क्योंकि पंजाब तक उसकी सीमा थी, ठीक है ना।
जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना जीतती रहती थी। अंततः 1191 में मोहम्मद गौरी ने बड़ी सेना के साथ पृथ्वीराज पर आक्रमण किया और वर्तमान करनाल के पास, तराइन कहाँ है, करनाल के पास, मैदान में दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी की भारी पराजय हुई। परंतु 1192 में वो पुण्य तराइन के मैदान में आ धमका और पृथ्वीराज के साथ उसके बहनोई मेवाड़ के महाराणा शासक समर सिंह, दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज भी थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज बुरी तरह हार हुई। भारत में मुस्लिम शासन यानी कि तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है ना। तो मैं तराइन के द्वितीय युद्ध में मेवाड़ का कौन सा शासक था, समर सिंह, इस ध्यान रखना, समर सिंह। चलिए, इस तरह अजमेर और दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का शासन स्थापित हो गया। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अजमेर का प्रशासक नियुक्त हुआ। और पृथ्वीराज का पुत्र कौन है, गोविंदराज, अजमेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। फिर कालांतर में इसको रणथंभौर दे दिया जाता है और फिर रणथंभौर की चौहान शाखा की शुरुआत होती है। ठीक है ना। अब एक प्रश्न उठता है कि ये हारे क्यों। तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान गौरियों पर भारी रहे और इतने भारी रहे कि उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि आफ्टर 1 ईयर पासा पलट सकते हैं। पर ऐसा कैसे संभव हुआ। पृथ्वीराज के विशाल सेना के होते हुए भी उसके पराजित होने के अनेक कारण थे। मिनाज सिराज के अनुसार गौरी की सेना सुव्यवस्थित थी और पृथ्वीराज की सेना एकदम अव्यवस्थित, जो उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बना। राजपूत योद्धा मरना जानते थे लेकिन युद्ध कला में निपुण नहीं थे। फिर सामंती सेना की वजह से केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। सामंती सेना होती है ना, ठीक है ना, तो वो अपने सामंत के प्रति वफादार होती है, न कि केंद्रीय शासक के प्रति। फिर कुशल नेतृत्व का अभाव होना, फिर अच्छे लड़ाके और अच्छे युद्ध करने वाले तो प्रथम युद्ध में काम आ चुके थे। अच्छे अच्छे वीर थे तो वो तराइन के प्रथम युद्ध में काम आ गए। अब फिर पृथ्वीराज ने, मोहम्मद गौरी ने भी बहुत बड़ी चाल चली थी। मोहम्मद गौरी तराइन के पास आकर उसने कहा था कि भाई कि मैं तो संधि करने आया हूँ, मैं उसका बड़ा भाई जो शासक था उसका फरमान लेके आया हूँ। ठीक है ना। अगर तुम अधीनता स्वीकार नहीं करते तो तेरे से युद्ध करना है या नहीं करना मैं बड़े भाई से पूछूंगा। ठीक है ना। तब तराइन के मैदान में जो राजपूत सेना आकर डटी थी, चौहान सेना आ डटी थी, वो निश्चित हो गई था हाल तो आ इनफा चो आ जित टेम लाग। पर उन्होंने रात को मसाले बुझाकर सेना को तराइन के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया था और चौहानों को चारों तरफ से घेर लिया था। अब सुबह सुबह चौहानों को पता ही नहीं था कि हम चारों तरफ से गिर गए, डब्बा हो दे निपटने जावे, डब्बा लेवे, अंग्रेजी यार ओठे बैठे बैठे निपटे। जट निपटबा नहीं गया, बटे ही डब्बा ढुलाई दिया। सोचिए, और बिना धोया लड़े की कर। तो सुबह सुबह सोचा आदि के समय असावधान राजपूत सेना पर अचानक आक्रमण हुआ। अशुपति प्रताप सिंह जैसे सामंता का अपने स्वामी को हराने के भेद शत्रुओं को बताना भी हार का कारण बना। कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे, अशुपति और प्रताप सिंह। अशुपति एवं प्रताप सिंह ये शत्रु सेना से मिल गए थे। प्रथम युद्ध को अंतिम युद्ध मानकर उपेक्षा का आचरण करना, यानी कि मोहम्मद गौरी की सेना का पीछा नहीं करना। ठीक है ना। जबकि प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था तो मोहम्मद गौरी को उसी समय समाप्त करना था, वो नहीं कर पाए। फिर उत्तरी पश्चिमी सीमा सुरक्षा का उपाय भी ढंग से नहीं करना, असावधानी बरती बिल्कुल, जब उसको पता था कि यहाँ से बार बार हमले होते हैं। ठीक है ना। आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने
उत्तरी पश्चिमी सीमा को जब बार बार मंगोल आक्रमण हुए थे तो ऐसे प्रबंध किए थे कि मंगोलों को परास्त होना पड़ा। तो ये नीति तो पृथ्वीराज चौहान भी अपना सकता था ना कि बार बार उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से हमला होता है तो उस सीमा को तो सुरक्षित करें, नहीं कर पाए। फिर पृथ्वीराज ने अपनी दिग्विजय नीति के कारण चालुक्य से, बंडानाका से, चंदेला से, गेड़वाला से सबसे दुश्मनी मोल ले ली और वो एक भी उसको सहयोग करने के लिए नहीं आया और माड़ा फेरते थे कि हार जाओ। खैर पृथ्वीराज चौहान तृतीय गया पर अब उनको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। वो राय पिथोरा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। किसके नाम से? राय पिथोरा। पृथ्वीराज चौहान शाकंभरी के चौहाना में नहीं अपितु राजपुताना के राजाओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वो मात्र 11 वर्ष की आयु में अपनी प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के आधार पर चौहान राज्य को सुदृढ़ीकृत किया। 11 वर्ष की आयु में जब आप चड्डी धोना नहीं जानते, उसने गद्दी संभाल ली थी। अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए दिग्विजय की नीति से तुष्ट किया। न केवल अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया अपितु आंतरिक विद्रोह और उपद्रवों का दमन कर समूचे राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित कर उससे सुदृढ़ता भी प्रदान की। पृथ्वीराज ने अपने चारों ओर के शत्रुओं का खात्मा कर दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। दल पुंगल। परंतु उसके शासन का एक दूसरा पक्ष भी है, जो कुछ त्रुटियां थी। कूटनीतिक समझ का अभाव था, ठीक है ना। राजनीतिक अहंकार भी था पृथ्वीराज चौहान में, ठीक है ना। और फिर वो दूसरा को हमेशा हल्के में ही लेता था। मोहम्मद गौरी, कई मोहम्मद गौरी है, दूसरों को हमेशा हल्के में लेता था। खैर कोई बात नहीं, वो अब विद्वाना और कलाकारों का आश्रयदाता भी था। चंद्रबरदाई, जयनक, वागीश्वर, जनार्दन, आसाधर, पृथ्वी भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ आदि विद्वान साहित्यकार कवि उसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। उसके शासन काल में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय, क्या नाम? सरस्वती कंठाभरण। ये वही कौन सा 2.5 दिन के झोंपड़ा वाला ही वही संस्कृत विद्यालय जिसमें 85 विषयों का अध्यापन होता था। कितने सब्जेक्ट? 85, जितने आज एमडीएस में नहीं होते। ऐसे अनेक विद्यालय मौजूद थे जिन्होंने उसको राजकीय संरक्षण दिया। उसने तारागढ़ दुर्ग को सुदृढ़ता प्रदान की। उसने अजमेर नगर का परिवर्तन कर अनेक मंदिरों और महलों का निर्माण करवाया। राजस्थान के इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा उसके गुणों के आधार पर ही उसे योग्य रहस्यमयी शासक बताते हैं। वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान राजपूता के इतिहास में अपनी सीमाओं के बावजूद एक योग्य और महत्वपूर्ण शासक रहा। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयनक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के वातावरण में रहते हुए चौहान राज्य की प्रतिभा को साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में पुष्ट किया। ये शाकंभरी के चौहान पूरे